वो सबसे बड़े मॉन्स्टर टावर का फाइनल बॉस है। और ईमानदारी से कहें तो वो बोरियत से त्रस्त है, एक साधारण वजह से। हर हंटर जो उसे हराने आता है वो कमजोर होता है और थोड़ा सा खेलने का मजा लेने से पहले ही मर जाता है। फिर भी वो लगातार आते रहते हैं। एक घमंडी बूढ़ा हंटर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर आता है और अंत में उसकी फ्यूनरल हो जाती है। एक छोटी सी लड़की खोई हुई बनकर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। वो उसे भी मार डालता है। और हंटर्स आते रहते हैं मर्दों को चीर फाड़ कर, चैलेंजर्स जो अपनी ताकत साबित करने को बेताब हैं। लेकिन बैफोमेट उन सबको बिना मेहनत के हरा देता है। संतुष्टि की बजाय उसे सिर्फ निराशा महसूस होती है। वो टावर छोड़ना चाहता है, लेकिन चेंबर का दरवाजा अंदर से नहीं खुलता, इसलिए कोई रास्ता नहीं और नए चैलेंजर्स का इंतजार करना पड़ता है। अपनी बोरियत मारने के लिए वो सब कुछ ट्राई करता है, यहाँ तक कि दरवाजे पर धड़कता भी है। फिर एक दिन एक हंटर का गिरा हुआ फोन वाइब्रेट करता है। उत्सुक होकर बैफोरेट उसे उठा लेता है। जब अगला हंटर एंटर करता है ग्रेटेस्ट बनने की धमकी देते हुए, बैफोमेट उसे आसानी से हरा देता है और फोन के बारे में पूछता है। पता चलता है कि वो यूजर के फेस से अनलॉक होता है, तो वो हंटर के म्यूटेटेड सिर से उसे खोल देता है। जबकि वो आदमी सोचता है कि बैफोमेट डिस्ट्रैक्टेड है और अटैक करने की कोशिश करता है, बैफोमेट बिना देखे ही उसे मार डालता है। बैफोमेट फिर से हर आइटम इकट्ठा करने लगता है जो हंटर्स ड्रॉप करते हैं। ये ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स उसे फैसिनेट करते हैं और ह्यूमन वर्ल्ड, उनकी आदतें और उनकी स्टोरीज के बारे में सिखाते हैं। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है, बाहर की दुनिया देखने की इच्छा भी। इन आइटम्स से वो सीखता है कि ह्यूमंस गॉड में विश्वास करते हैं और अपनी विशेस के लिए प्रेयर करते हैं। एक दिन वो प्रेयर करता भी है, ह्यूमन बनने के लिए कम से कम एक बार। लेकिन उसकी ये लालसा का पल फोन की बीप से इंटरप्ट हो जाता है। फिर वो महसूस करता है कि कोई अप्रोच कर रहा है और अपने थ्रोन पर सीधा हो जाता है। वो वेट करता है, लेकिन अब ये फीलिंग उसे एक्साइट नहीं करती। हंटर्स को मारने का बार बार का साइकिल अपना थ्रिल खो चुका है। अब वो सिर्फ अगले को जल्दी मारना चाहता है और जो भी आइटम ड्रॉप करे वो ले लेना। जैसे ही वो एंटर करने वाली फिगर को देखता है, उससे रेडिएट होती पावर को सेंस करता है और तुरंत खुद को डिफेंड करता है हंटर की तलवार के खिलाफ। वो स्ट्राइक करता है, लेकिन हंटर हवा में उछल जाता है। जब हंटर काउंटर अटैक करता है, बैफोमेट रियलाइज करता है कि ये वाला अलग है, क्योंकि ये हंटर उसके टाइम के वर्थ है। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को साइज अप करते हैं, फिर उनकी ब्लेड्स क्लैश हो जाती हैं। फाइट के दौरान बैफोमेट को इतने लंबे समय बाद आखिरकार एक्साइटमेंट फील होता है। वो अपनी चेन्स एक्टिवेट करता है हंटर को पकड़ने के लिए, लेकिन हंटर आसानी से उन्हें डॉज कर देता है। बैफोमेट उसके पीछे अपीयर होता है, लेकिन हंटर उसके मूवमेंट को सेंस कर फिर ऊंचा उछल जाता है। अगले ही पल हंटर उसे ग्राउंड में स्लैम कर देता है और फाइनल स्ट्राइक देने को तैयार हो जाता है। हंटर को देखकर बैफोमेट अपनी ताकत पर जलन फील करता है, लेकिन वो उछता है, अपनी ब्लेड स्विंग करता है और अगले अटैक के लिए रेडी हो जाता है। हंटर उसे हेड ऑन मीट करता है। एक पल के लिए ब्लेड्स का क्लैश टावर से भर जाता है और बैफोमेट सोचता है कि क्या वो सचमुच किसी साधारण ह्यूमन से हार सकता है। वो अपनी फुल पावर अनलीश करता है, हंटर की तरफ अनगिनत ब्लेड समन करता है, जो हंटर अपनी एनर्जी से हर एक को ब्लॉक कर देता है। बैफोमेट अपनी सुप्रीमेसी डिक्लेयर करता है, लेकिन हंटर उसे टॉन्ट करता है, कहते हुए कि इतनी सारी पावर के बावजूद वो यहाँ सिर्फ एक कैदी है। बैफोमेट स्तब्ध रह जाता है जब हंटर ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ से आगे बढ़ता है। उसे सवाल करने पर मजबूर कर देता है कि क्या वो सच में ताकतवर है या सिर्फ इस जगह से बंधा हुआ खिलौना। अगले ही इंस्टेंट में हंटर का अटैक उसकी स्किन को चीर देता है और पहली बार बैफोमेट मान लेता है कि ये ह्यूमन स्ट्रांग है और फ्री है, खिलौना नहीं। उसी पल वो इस लड़के जैसा बनना चाहता है, इस टावर से भागना, फ्री होना, स्ट्रांग होना। उसे नोटिस ना होने पर एक क्वेस्ट चुपचाप उसकी आंखों के सामने अपीयर हो जाता है। अगले पल हंटर उसे मार डालता है। अगले पल हंटर को नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने आखिरकार एबिसल टावर को कॉन्कर कर लिया है और वो जल्द ही कोलैप्स हो जाएगा, इसलिए उसे तुरंत छोड़ना होगा। उसे पता न चलने पर बैफोमेट अभी भी जिंदा है, उसका हाथ हंटर की ब्लेड को पकड़े हुए है जब वो आदमी जाने को मुड़ता है। थोड़ी देर बाद वर्कर्स आते हैं टावर के खंडहर साफ करने, अनगिनत हंटर्स के शव इकट्ठा करने जो इसे कॉन्कर करने की कोशिश में फेल हो गए थे। फिर इनमें से एक रबल के बीच एक फिगर को स्पॉट करता है और सोचता है कि वो सर्वाइवर होगा। वो उसे पुकारते हैं। वो फिगर कोई और नहीं बल्कि बैफोमेट है। उसका माइंड उसके आखिरी पलों को फ्लैशबैक करता है जब वो हंटर के पीछे उठा था, ठीक जब वो आदमी एक और अटैक के लिए रेडी हो रहा था। बैफोमेट ने अपनी सारी ताकत से काउंटर किया, अपनी नंगी मुट्ठी से हंटर के शरीर को भेदा और उसका दिल कुचल दिया। उसी इंस्टेंट में उसने हंटर को मार डाला और रियलाइज किया कि वो सर्वाइव कर गया है।
अब वर्कर्स उसके नाम के लिए बार बार पूछते रहते हैं, लेकिन बेफोमेट ओवरवेल्म्ड है, अपने नई बॉडी को आश्चर्य से घूरते हुए। फिर उसे याद आता है वो मेन क्वेस्ट जो उसे मिला था, जो हंटर रेवन को मारने का था, ताकि उसकी सबसे गहरी इच्छा पूरी हो। क्वेस्ट कंप्लीट है। वो ऊपर देखता है और अपना नाम बताकर इंट्रोड्यूस करता है, और मुश्किल से विश्वास कर पाता है कि वो ह्यूमन है। इस वर्ल्ड में हंटर्स वो फाइटर्स हैं जो गेट्स और टावर्स से मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। हालांकि ये प्रोफेशन गेट शॉक इंसिडेंट तक रिस्पेक्टेड नहीं था। जब एक टावर अनक्लियर्ड रहा तो डेमोनिक बीस्ट्स रियल वर्ल्ड में भाग निकले, मानवता का 1/3 हिस्सा मार डाला। इसी आपदा के बाद लोगों ने हंटर्स को सीरियसली लेना शुरू किया और टावर्स क्लियर करने के लिए ट्रेनिंग दी। बैफोमेट एबिसल टावर का खौफनाक फाइनल बॉस, जो हजारों को मार चुका था, आखिरकार वैसा ही ह्यूमन बन जाता है जैसा वो चाहता था। लोग पहले सोचते हैं कि वो हंटर है जिसने टावर क्लियर किया, लेकिन जब वो कोई स्ट्रेंथ डेमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाता तो उसे फ्रॉड कहते हैं। नतीजा ये होता है कि वो एक छोटे से बैक एली गैंग का लीडर बन जाता है, जो लो लेवल वैनाबीज से भरा है। एक नया इनएक्सपीरियंस्ड माइनर वर्कप्लेस ज्वाइन करता है और उसका बॉस उसे आश्वस्त करता है कि माइनिंग सिंपल है और वो जल्दी सीख लेगा। लड़का विशाल माइंस को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और बॉस एक्सप्लेन करता है कि हंटर्स ने डेमोनिक बीस्ट्स को क्लियर कर दिया था, जिससे टनल सेफ हो गया था। लड़के को एरिया डी असाइन किया जाता है, जहां रेयर जेम्स कॉमन है। ठीक तभी बैफोमेट अपनी गैंग के साथ आता है। उसके आदमी उसके लिए रास्ता साफ करते हैं। जब लड़का पूछता है कि वो कौन है, बॉस फुसफुसाता है कि वो गुंडे हैं बदमाश मिजाज के, खासकर बैफोमेट, और उन्हें प्रवोक ना करने में ही भलाई है। हालांकि लड़का शॉक्ड है कि मैनेजर उन्हें टॉलरेट करता है। बॉस जवाब देता है कि फोरमैन पर्सनली उन्हें चाहता है क्योंकि वो एक्सट्रीमली एफिशिएंट है। वो फोरमैन आता है, उनकी परफॉर्मेंस से खुश है और सैलरी बांटता है। रेट्रो अपनी पेपर कंप्लेन करता है, जबकि फोरमैन जब अपनी सैलरी उसे भेजने की बात करता है तो बैफोमेट सिहर जाता है। फोरमैन के जाने के बाद गैंग बैफोमेट को फूड या बाथ का ट्रीट देने की ऑफर करती है। एक क्यूरियस लकी उनसे पूछता है कि उनका बॉस अपने पैसों का क्या करता है, लेकिन दूसरा उसे थप्पड़ मारता है, चेतावनी देते हुए कि नोजी ना बने। बैफोमेट को याद आता है वो स्कैमर डॉक्टर जिसने उसे टावर से भागने के बाद ट्रीट किया था। क्योंकि उसके पास कोई पैसा नहीं था, उसने कहा था कि लेबर वर्क करे मेडिकल डेट चुकाने के लिए, जो वो अभी भी कर रहा है। जॉब ढूंढना मुश्किल था क्योंकि हर कोई उसे रिकॉग्नाइज करता था और फ्रॉड कहकर टॉन्ट करता था। लगातार बुलिंग के बाद वो आखिरकार टूट गया और बैक फाइट किया, हर उसको हराया जो उसे टॉन्ट करता था। तब से जो भी गलत नज़र से देखता उसे पीटा जाता, और यूं ही वो गुंडों के ग्रुप का लीडर बन गया। लेकिन अपनी स्ट्रेंथ के बावजूद ये वो लाइफ नहीं है जो वो ह्यूमन बनने का सपना देखा था। अचानक से एक मॉन्स्टर अपीयर होता है और एक माइनर पर अटैक करता है, लेकिन हंटर्स उसे जस्ट इन टाइम सेव कर लेते हैं। वो सबको वॉर्न करते हैं कि इस अनक्लियर्ड सेक्शन में न घुसें। उनकी पावर को देखकर बैफोमेट को गहरी लालसा फील होती है कि स्ट्रेंथ ही वो है जो वो सच में चाहता है। उसे याद आता है कि कैसे वो अपनी सारी ताकत खो बैठा और वो ह्यूमन बन गया जिसका उसे रिग्रेट है। ये वो नहीं है जो वो चाहता था। इसके बजाय वो रेविन के बारे में सोचता है, वो ह्यूमन जो वो असल में बनना चाहता था। बैफोमेट उदास बैठा था। उसका मूड बहुत ग्लूमी था। उसके लैकीज नोटिस करते हैं कि बॉस आज कुछ ज्यादा ही डाउन लग रहा है। वो उसे कंसोल करते हैं, कहते हैं, बॉस आप तो हंटर से कहीं ज्यादा कूल हो। वो हंटर्स का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि हंटर्स तो ओवररेटेड हैं यार। उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ अवेकनिंग से आती है, बिना उसके वो तो बस ऑर्डिनरी लोग हैं जिन्हें आसानी से पीट सकते हैं। बैफोमेट बाहर से तो सहमति जताता है, लेकिन अंदर से उसे रेवन की याद आ जाती है। वो एक ट्रूली पावरफुल हंटर जो बिल्कुल उल्टा प्रूव करता है। एक दूसरा लैकी कहता है, हंटर्स तो इतना पैसा कमाते हैं कि पेंट हाउस में रहते हैं। बैफोमेट समझ नहीं पाता कि टॉप फ्लोर में क्या स्पेशल है। कोई और जोड़ता है, और हंटर्स तो मेहनत भी नहीं करते पैसे के लिए, उनकी पावर सब कुछ कर देती है। असली रिस्पेक्ट तो उन लोगों को मिलनी चाहिए जो अपनी मेहनत से कमाते हैं। ये बात बैफोमेट के दिल में गहराई तक उतर जाती है। पहली बार उसे पैसे की वैल्यू समझ आती है, अपनी मेहनत से कुछ कमाने का मतलब समझ आता है। एक लैकी नोटिस करता है कि बैफोमेट फ्लस्टर्ड हो गया है, उसे टीज करता है। तभी बैफोमेट को एहसास होता है कि वो मुस्कुरा रहा है। उनकी ये सिली बातचीत उसे सच में अम्यूज कर रही है। एक्साइटेड होकर उसके लैकीज एक दूसरे से कंपटीशन शुरू कर देते हैं कि कौन बॉस को सबसे ज्यादा हंसाएगा, और डिसाइड करते हैं कि सबसे फनी वाला सबसे बड़ा शेयर लेगा पैसे का। उन्हें देखकर बैफोमेट के सीले में एक गर्माहट सी महसूस होती है। वो फीलिंग जो पहले उसे सिर्फ बैटल में मिलती थी, जब वो रेवन से लड़ता था। ये जॉय है।
उसे समझ आता है कि इंसान होने के नाते वो लड़ाई के बिना भी जॉय फील कर सकता है, और ये थॉट आखिरकार उसे सच में मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि जिंदा महसूस करने के लिए पावर की जरूरत नहीं है। तभी एक लैकी अचानक पूछता है, बॉस आपका नाम क्या है? बैफोमेट जवाब देता है कि वो नाम यूज नहीं करता। ये जवाब सुनकर लैकी चौंक जाता है, कहता है, वाह, इससे तो आप और भी मिस्टीरियस लगते हो। फिर वो लैकी ऑफर करता है, तो मेरा नाम ले लो, मैं तो कभी अपने पेरेंट्स के दिए नाम के लायक रहा नहीं, लेकिन अगर आप यूज करोगे तो मुझे खुशी होगी। क्यूरियस होकर बैफोमेट पूछता है, तेरा नाम क्या है? लैकी कहता है, अरे बॉस, मैंने तो आपको कई बार बताया है, लेकिन आप भूल ही गए। वो दोहराने ही वाला होता है कि तभी पीछे एक जोरदार धमाका होता है। अगले ही पल वो लैकी ब्लास्ट में फंस जाता है और आग में निगल लिया जाता है। कुछ देर बाद बैफोमेट की आंख खुलती है, साइड में तेज दर्द होता है। अगले ही मोमेंट वो जो देखता है उससे हॉरिफाइड हो जाता है। लोग जिंदा जल रहे हैं, मदद के लिए चीख रहे हैं, हवा में धुएं और खून की बदबू है। गिरे हुए लोगों के बीच वो अपने साथियों के जले हुए बॉडीज देखता है। नीचे देखता है तो उसके हाथ खून से गीले हैं। उसके सबसे लॉयल लैकी का बॉडी ठीक बगल में पड़ा है। एक पल के लिए उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। फिर मेमोरी फ्लैश करती है, वही खाली खाली डिसअपॉइंटमेंट जो पहले फाइट बहुत जल्दी खत्म होने पर महसूस होता था, जब उसका टॉय खेल खत्म होने से पहले टूट जाता था। लेकिन इस बार वो इमोशन बोर्डम नहीं, फ्यूरी है। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, गुस्से से कांपते हुए चीखता है, ये नरसंहार किसने किया? कौन जिम्मेदार है? इधर दो सी क्लास हंटर्स उस कल्प्रिट से डेस्परेट फाइट कर रहे हैं। एक आदमी जो माइनर के भेस में है, ग्रिन करते हुए कहता है कि ये ट्रिप कितनी वर्थ हिट रही। एक हंटर जल्दी समझ जाता है ये स्कैवेंजर है, वो टाइप का हंटर जो दूसरे हंटर्स को मारकर उनका लूट छीनता है। आदमी हंसता है, कहता है, आधा सही। मेल हंटर चारों तरफ देखता है, शायद कोई सर्वाइवर बचा हो, लेकिन फीमेल हंटर कहती है कि फाइट पर फोकस करो, सर्वाइवल मुश्किल लग रही है। जब वो हिचकिचाता है तो वो चिढ़कर कहती है, हमने हंटर बनते वक्त कसम खाई थी सिविलियन लाइफ्स प्रोटेक्ट करने की। वो जवाब देता है, हम बी क्लास हंटर के सामने कुछ भी नहीं, रिट्रीट करो, बैकअप बुलाओ ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फाइटर से। उनकी बहस अचानक स्कैवेंजर के अटैक से कट जाती है। वो उनका यूजलेस चैटर का मजाक उड़ाता है, जबकि उसकी ब्लेड हवा चीरती है। वो औरत गुस्से में उस पर चार्ज करती है, लेकिन आदमी शांत रहता है और वॉर्न करता है कि रैश एक्शंस ही हंटर्स को मारते हैं। वो रिएक्ट कर पाए इससे पहले स्कैवेंजर की स्वॉर्ड उसकी लेग स्लैश कर देती है, वो जमीन पर गिर पड़ती है। बिना टाइम वेस्ट किए स्कैवेंजर डार्क पोर्टल से अपने मिनियंस समन करता है। वो शैडोज की तरह एरिया में स्वॉर्म कर जाते हैं। फिर उसकी नज़र इंजर्ड गर्ल पर जाती है। उसकी ग्रिन और चौड़ी हो जाती है, कितनी लकी हूं कि एक जिंदा पकड़ ली। वो डर से कांपती है, उनकी हंसी गूंज रही है बर्निंग माइंड में। कांपती आवाज में पूछती है उस बारे में। आदमी ग्रिन करता है और कहता है, तू भी आधी सही है। हम स्कैवेंजर्स बनते हैं, लेकिन असल में हम उससे कहीं ज़्यादा खराब हैं। वो जो रिवील करता है उससे उसकी रीढ़ में सहरन दौड़ जाती है। वो उन पर चीखती है, लेकिन कुछ आदमी पहले से ही करीब आ रहे हैं, जबकि उनका बॉस कैजुअली सिगरेट सुलगा रहा है। एक लैकी पॉइंट आउट करता है कि हंटर्स के पास महंगे वेपन्स थे, लेकिन बॉस मना कर देता है, छोड़ दो, वो बाउंड आइटम्स है, ओरिजिनल ओनर के अलावा किसी के लिए यूजलेस। बाउंड आइटम्स दूसरे के हाथ में 0% परफॉर्मेंस पर ड्रॉप हो जाते हैं। इधर गर्ल अभी भी सॉब कर रही है, जो उनके कैप्टर्स को इरिटेट कर रहा है। एक गुस्से में गुर्राता है, चुप हो जा, वैसे भी कोई बचाने नहीं आने वाला। बॉस डार्कली चकल करता है, कहता है कि उसने अपनी सारी लाइफ टाइम लक यूज कर ली है। लेकिन वो सेंटेंस पूरा कर पाए इससे पहले उसका सिर कंधों से उड़ जाता है। क्लीन कट, किसी और से नहीं, हमारे बॉय बैफोमेट से। बाउंड वेपन लिए हुए वो बिना हिचकिचाहट के एक और गून को स्टैब कर देता है और डिमांड करता है कि इस डिस्ट्रक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है। तभी उसके सामने नोटिफिकेशन फ्लैश करता है, हिडन क्वेस्ट, किसी इंसान की तरफ से रेज फील करो। जैसे ही वो इसे फुलफिल करता है, पावर उसके अंदर सर्च करती है। वो वेपन क्लेंच करता है और फ्यूरियसली रोर करता है, पूछता है कि उसके टॉयज कौन तोड़ने की हिम्मत करता है, यानी उसके लैकीज का कत्ल। दिखाया जाता है कि अचानक मोमेंट में बैफोमेट आगे बढ़ता है और गिरे हुए हंटर की स्वॉर्ड उठा लेता है। उसका सिस्टम वॉर्न करता है कि दूसरे की बाउंड आइटम यूज करने पर परफॉर्मेंस 0% हो जाएगी, लेकिन तभी हमारे बॉय को चीट कोड मिल जाता है। सिस्टम एरर ट्रिगर होता है और उसकी पावर मास्टर ऑफ वेपन्स एक्टिवेट हो जाती है। इसके साथ वो उस वेपन का स्टील स्किल यूज कर सकता है और दूसरों के आइटम्स भी वील्ड कर लेता है। वो गर्ल को पकड़े गून का सिर काट देता है और बॉस तुरंत उसे सेंस कर लेता है। बैफोमेट फिर डिमांड करता है, मेरा टॉय किसने तोड़ा? बॉस को यकीन नहीं होता कि कोई सर्वाइवर बचा है। बैफोमेट पूछता है, तू ही कल्प्रिट है? बॉस ताना मारता है, टॉयज खेलने की उम्र तो थोड़ी ज्यादा लगती है। फिर अपने गून्स को ऑर्डर देता है कि फाइट के लिए रेडी हो जाओ, सोचते हुए कि शायद ये हंटर डिस्गाइज में हो।
जो भी हो, पहले फाइट देखते हैं। उसे उम्मीद थी सिर्फ 2 हंटर्स की, लेकिन एक एक्स्ट्रा मिल गया। गून्स उसकी तरफ रश करते हैं। वो तुरंत एक को किल कर देता है। दूसरा अटैक करता है, लेकिन बैफोमेट उसका हाथ मिड स्ट्राइक में पकड़ लेता है और सेकंड्स में उसका भी सिर काट देता है। इतनी डेडली एफिशिएंसी देखकर बॉस थ्रिल्ड हो जाता है। इस आदमी में तो जैकपॉट मिल गया। वो तुरंत अटैक करता है, लेकिन हमारा बॉय इसे ईजिली ब्लॉक कर लेता है। बॉस उसे क्लोजली स्टडी करता है, सोचता है कि इसका क्लास क्या होगा। स्वॉर्ड क्लैश के दौरान उसे लगता है शायद सी क्लास, लेकिन कॉम्बैट स्पीड देखकर एक्साइटेड हो जाता है। ये इससे कहीं हाई है। फिर अटैक करता है। उसकी ब्लेड बैफोमेट के फेस को ग्रेस कर जाती है, पतली स्क्रैच छोड़ती है। बॉस अभी भी डिसबिलीफ में बड़बड़ाता है। इतना पावरफुल आदमी गून बनकर क्यों घूम रहा है? शायद लूट करने आया हो, लेकिन फिर खारिज कर देता है थॉट। आइडल स्पेक्यूलेशन बेकार है जब वो इसे मारने ही वाला है। इसके साथ वो चार्ज करता है। बैफोमेट ब्रेस करता है, लेकिन बॉस के अटैक्स बैफोमेट इतने फास्ट मुश्किल हैं से कि उन्हें वो देख पाता है। स्वॉर्ड हवा को चीरती रहती है, बार बार वार करती है और उसे फिर घायल करती जाती है। बॉस उसे ताना मारता है कि वो उसके अटैक पर रिएक्ट करने में बहुत स्लो है। वो एक वेपन यूज कर रहा है जिसका नाम है विप स्वॉर्ड, जो उसके ओपोनेंट की फिजिकल स्ट्रेंथ को काउंटर करता है, खासकर ऐसे किसी के खिलाफ जो हंटर्स से लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं रखता। वो फिर स्ट्राइक करता है, घोषणा करता है कि वो बैफोमेट को टुकड़े टुकड़े काट देगा ताकि उसके प्रेशियस ऑर्गन्स बच सकें। वो एक बार और अटैक करता है, लेकिन इस बार बैफोमेट डॉट कर लेता है, क्योंकि वो एक पैसिव स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम है डेथ थ्रो। इस स्किल से उसके सारे स्टैट्स 15% बढ़ जाते हैं हर बार जब वो खून खोता है। बॉस चौंक जाता है जब बैफोमेट अचानक उसकी स्पीड के साथ रखने लगता है, उसके अटैक्स को प्रिसिजन से ब्लॉक करने लगता है। बैफोमेट एक पावरफुल पंच मारता है जो बॉस को जमीन पर क्रैश कर देता है। वो तुरंत नेक्स्ट स्ट्राइक के लिए जाता है, लेकिन बॉस अपनी विप से उसकी स्वॉर्ड ब्लॉक कर लेता है। अभी भी सोच रहा है कि ये सडन पावर कहाँ से आ रही है। बैफोमेट फिर स्वॉर्ड उठाता है, लेकिन अटैक कर पाए इससे पहले बॉस स्विफ्टली डॉट कर लेता है। बैफोमेट नेक्स्ट असॉल्ट के लिए खुद को रेडी करता है, जबकि बॉस उसके रिलेंटलेस मूव्स को स्टडी करता है। बॉस स्मर्क करता है, सोचता है कि बैफोमेट खुद को सुपीरियर समझता है, लेकिन वो प्रूव करने वाला है कि असली सुपीरियर वो खुद है। अगले ही मोमेंट बॉस अपनी विप स्वॉर्ड स्विंग करता है। उसका प्लान सिंपल है, हमारे बॉय को रिलेंटलेस अटैक से वियर डाउन करो जब तक कि वो विनर न बन जाए। बैफोमेट की स्ट्रेंथ जज करके उसे लगता है कि कम से कम बी रैंक तो होगा ही। उसकी विप बैफोमेट के फेस पर स्लैश करती है, लेकिन बॉस की आंखें शॉक से फैल जाती हैं जब अचानक उसे सामने एक मॉन्स्ट्रस फिगर दिखता है। उसके चारों ओर तरफ सब कुछ रेड हो जाता है। एक ब्रीफ मोमेंट के लिए उसे लगता है कि वो इंसान से लड़ भी रहा है या नहीं। उसके हॉरर के लिए बैफोमेट उसकी एक आर्म काट देता है। उसकी आंखें अपने गिरे हुए लैकी के लिए वेंजेंस से जल रही हैं। ये लीडर के लिए, वो ग्राउल करता है, जबकि बॉस एगनी में चीखता है। बिना मर्सी के बैफोमेट उसकी दूसरी आर्म भी काट देता है, और ये साइलेंट वन के लिए। फिर वो उसकी एक लेग काटता है चबी वाले के लिए। आखिरकार वो उस आदमी के सामने खड़ा होता है जो उसे अपना नाम देने वाला था। उस लड़के का नाम रिवील होता है मिनूचा। जैसे ही बैफोमेट फिर स्ट्राइक करता है, बॉस को ब्रूटली काट देता है। अब रेज से भरकर वो स्वॉर्ड उठाता है फाइनल ब्लो के लिए, सिर्फ इसलिए कि उसने उसे पिस ऑफ करने की हिम्मत की। बॉस जोर से कर्स करता है, अपने अटैकर की आइडेंटिटी जानना चाहता है। बिना एक शब्द कहे या मर्सी दिखाए बैफोमेट फिर स्वॉर्ड उठाता है। बिना ज्यादा सोचे वो बॉस की लाइफ एंड कर देता है। हालांकि उसके अंदर एक अनफेमिलियर हीट कोर्स कर रही है, एक ऐसी एंगर जो नाम देने लायक भी नहीं। सिस्टम की वार्निंग उसके दिमाग में इको करती है। रिमाइंडर की पावर कभी बिना प्राइस के नहीं आती। उसका प्राइस डेथ थ्रो के रूप में सामने आता है, जो अब उसके खिलाफ टर्न कर जाता है, उसके बॉडी को बर्सर्क स्टेट में पुश कर देता है। किल करने की अर्ज ग्रोज लाउडर देन रीजन। उसके थॉट्स को फ्लैश, ब्लड, किसी भी सांस लेने वाली चीज की क्रेविंग में ट्विस्ट कर देता है। पीछे मूवमेंट उसका अटेंशन ड्रॉ करता है। हंटर गर्ल लड़खड़ाते हुए खड़ी होने की कोशिश कर रही है। इंस्टिंक्ट टेक ओवर कर लेता है। स्वॉर्ड लगभग खुद ब खुद उठ जाती है। कहीं गहराई में एक आवाज सरफेस करती है, कोल्ड और एब्सोल्यूट, उसे उसका पर्पस रिमाइंड कराती है। बनाया गया था किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। धुंध में से एक दूर की आवाज ब्रेक थ्रू करती है। कोई अपने सुपीरियर को सर्वाइवर्स के बारे में रिपोर्ट कर रहा है, अनअवेयर कि उसके सामने सच में क्या खड़ा है। फुटस्टेप्स आते हैं और लीडर अपीयर होता है। साइलेंस ऑर्डर करता है। उसकी नज़र बैफोमेट पर पड़ती है, जिसमें कंफ्यूजन की एक फ्लिकर है। ये वो नहीं है जिसके लिए वो आए थे। फिर भी चेहरे में कुछ ऐसा है जो उसे अनईजी कर देता है, जैसे कोई भूली हुई मेमोरी स्टर हो रही हो।
बैफोमेट के लिए तो सिर्फ और इंसान कट डाउन करने के लिए दिख रहे हैं। वो आगे बढ़ता है, लेकिन उन्हें पहुंचने से पहले उसके चारों ओर की हवा शिफ्ट होती है। कुछ अनसीन उसे ब्रश करता है। पागलपन में से एक विस्पर ड्रिफ्ट करती है। दुनिया उसके टच पर फेड हो जाती है। डार्कनेस फॉलो करती है और कॉन्शियसनेस स्लिप हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। वो अपने थ्रोन पर बैठा है और उसके मिनियंस नेक्स्ट कमांड मांगते हैं। वो ऑर्डर देता है कि अर्थ पर सारे ह्यूमंस को किल कर दो। फिर सीन चेंज होता है। अब वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में है। उसका बॉडी रैवन से पियर्स्ड है। वो वीक लेटा हुआ अपनी एंड मीट करता है। अगले ही मोमेंट वो स्टार्टल्ड होकर जागता है। चारों ओर देखता है, हैरान कि माइन के बजाय वो एक छोटे खाली रूम में है। उसे जागता देख लीडर तुरंत उसे रिकॉग्नाइज करता है अबिसल टावर इंसिडेंट से और स्कैमर बुलाता है। लीडर लाउडली वंडर करता है कि उन आदमियों को मारने की वजह भी कोई दूसरा स्कैम है। ये सुनकर बैफोमेट कंफ्यूज हो जाता है और मान लेता है कि बॉस जिस हंटर की बात कर रहा है वो वही है जिसे उसने माइन में किल किया था। लीडर कंटिन्यू करता है, कहता है कि उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिग करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला, जैसे वो कभी एग्जिस्ट किया ही ना हो। वो पॉइंट आउट करता है कि बैफोमेट तो हंटर रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड भी नहीं है, जिससे उसे सस्पेक्ट होता है कि शायद अटैक के दौरान ही उसकी पावर्स अवेकन हुई। अपनी आइडेंटिटी जानने के लिए क्यूरियस बॉस वॉर्न करता है कि उसकी फेट उसके जवाब पर डिपेंड करती है। जवाब में बैफोमेट अपना मुक्का ग्लास वॉल पर दे मारता है। शेयर फोर्स से उसे क्रैक कर देता है। एंडलेस क्वेश्चन से अनॉयड वो बॉस को रिमाइंड करता है कि कॉमन मैनर्स कहते हैं कि पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ग्लास के पीछे से बॉस उसे शांत होकर देखता है और फिर पूछता है कि वो सेल के अंदर क्यों है, वंडरिंग कि क्या उसे उस हंटर को किल करने का रिग्रेट है जिसे वो ढूंढ रहे थे। फिर मॉकिंग टोन में थ्रेट करता है कि अगर उसने उस हंटर को फिर रिवाइव किया तो उसकी बॉडी कभी नहीं मिलेगी। टोन शिफ्ट करके पूछता है कि क्या ऑफिसर के साथ भी वैसा ही करना चाहिए। ये स्टेटमेंट सुनकर वो आदमी जो अचानक बैफोमेट के सामने अपीयर होता है एक क्विक लाफ देता है और चैलेंज करता है कि अगर किल कर सकता है तो करके दिखाओ। स्टार्टल्ड बैफोमेट उस आदमी को घूरता है जो रैवन की ईरिली याद दिलाता है। वो उसकी तरफ रश करता है, लेकिन एक सिंगल स्विफ्ट मोशन में वो आदमी उसे जमीन पर स्लैम कर देता है। उसकी नेक पकड़कर वो ग्रिन करता है, क्लियरली बैफोमेट की फाइटिंग स्पिरिट से अम्यूज्ड, और उसकी फाइटिंग स्पिरिट की तारीफ करता है। आखिरकार वो आदमी रिवील करता है कि वो एक सीक्रेट गवर्नमेंट एसोसिएशन का पार्ट है जो क्रिमिनल हंटर्स को ट्रैक और अरेस्ट करते हैं। उन्हें रोग्स कहते हैं, और वो उस हंटर को चेज कर रहे थे जिसे बैफोमेट ने किल किया, जो एक क्रिमिनल था जिसे साइट पर ही एग्जीक्यूट करना था। वैसे तो वो स्कैवेंजर बनता था, लेकिन लूटने के बजाय लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स बेचता था। कुछ वेल्दी ओल्ड फूल्स बिलीव करते हैं कि हंटर ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करके वो इमॉर्टैलिटी गेन कर सकते हैं। ऑफिसर एक्नॉलेज करता है कि बैफोमेट ने क्रिमिनल को तो एलिमिनेट कर दिया, लेकिन पॉइंट आउट करता है कि वो ये इग्नोर नहीं कर सकते कि उसने 5 और लोगों को भी मारा। वो सीन एनालाइज करता है, नोटिंग कि किलिंग्स क्लियरली एक प्रोफेशनल के काम जैसे लगते हैं। उसे डाउट है कि कोई जो अभी अभी अवेकन हुआ हो इतनी मर्सीलेसली किल करने की नर्व रखता हो, जब तक कि उसमें नेचुरल किलिंग इंस्टिंक्ट न हो। अपने एक्सपीरियंस से ऑफिसर कंक्लूड करता है कि बैफोमेट ने इससे पहले काउंटलेस लोगों को किल किया होगा, तभी इतनी एफिशिएंसी दिखा पाता है। हालांकि प्रॉब्लम यह है कि अबिसल टावर इंसिडेंट के अलावा उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, इसलिए ऑफिसर डिसाइड करता है कि उसे और इन्वेस्टिगेट करेगा। इधर बैफोमेट को पसीना आने लगता है, वो तो अभी अभी ह्यूमन बना है। ऑफिसर कंक्लूड करता है कि बैफोमेट डेंजरस है। बैफोमेट को भी रियलाइज होता है कि अपनी करंट पावर से वो इस ऑफिसर से फाइट नहीं कर सकता। ऑफिसर कंटिन्यू करता है कि बैफोमेट नेचर से ईविल है और इवेंचुअली क्रिमिनल बन जाएगा, और जब ऐसा होगा वो उसे डील कर लेंगे। लेकिन बैफोमेट के थॉट्स रैवन की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं। उसे लगता है कि रैवन तो ह्यूमन बनकर पैदा हुआ था और उसके पास अपनी ह्यूमन बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी टाइम था, इसलिए वो उसे डिफीट कर पाया। उस मोमेंट पर ऑफिसर बैफोमेट की फेट डिसाइड करता है। उन्हें उसे एलिमिनेट करना होगा इससे पहले कि वो क्रिमिनल बन जाए। सेंट्रल एजेंसी फॉर हंटर्स अफेयर्स में हमेशा हसल बसल रहती है। आखिरकार हमारे बॉय एक डेस्क पर बैठा हुआ है, जैसा कि हैं तलवार हवा को चीरती हुई फिर वार कर रही है, उसे घायल कर रही है बार बार। बॉस उसे ताने मारता है कि उसके अटैक का रिएक्ट करने में वो बहुत स्लो है। वो एक हथियार का इस्तेमाल कर रहा है जिसे विप सोर्ड कहते हैं, ताकि अपने ओपोनेंट की फिजिकल स्ट्रेंथ को काउंटर कर सके, खासकर किसी को जो हंटर्स से लड़ने का एक्सपीरियंस ही ना रखता हो। वो फिर स्ट्राइक करता है, घोषणा करते हुए कि वो बैफोमेट को टुकड़ों में काट डालेगा ताकि उसकी प्रेशियस ऑर्गन्स को बचा सके। वो एक बार फिर अटैक करता है, लेकिन इस बार बैफोमेट डॉज करता है जब वो एक पैसिव स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम डेथ थ्रो है। इस स्किल से जब भी वो ब्लड लूज करता है उसके सभी स्टैट्स 15% बढ़ जाते हैं।
बॉस हैरान रह जाता है जब बैफोमेट अचानक उसकी स्पीड से मैच करने लगता है, उसके अटैक्स को प्रिसिजन से ब्लॉक करता हुआ। बैफोमेट एक पावरफुल पंच मारता है जो बॉस को जमीन पर क्रैश करा देता है। वो तुरंत एक और स्ट्राइक के लिए जाता है, लेकिन बॉस अपना विप से उसकी तलवार को ब्लॉक कर देता है, अभी भी सोचते हुए कि ये अचानक पावर कहाँ से आ रही है। बैफोमेट फिर अपनी तलवार उठाता है, लेकिन अटैक करने से पहले ही बॉस स्विफ्टली डॉज कर जाता है। बैफोमेट खुद को एक और असॉल्ट के लिए रेडी करता है, जबकि बॉस उसके रिलेंटलेस मूव्स को स्टडी करता है। बॉस स्मर्क करता है, सोचते हुए कि बैफोमेट खुद को सुपीरियर समझ रहा है, लेकिन वो डिटर्मिन्ड है ये प्रूव करने को कि असल में वो ही ऊपर है। अगले ही पल बॉस अपना विपसोड घुमाता है। उसका प्लान सिंपल है, रिलेंटलेस अटैक्स से हमारे बॉय को वियर डाउन कर देना जब तक वो विनर के रूप में उभर ना आए। बैफोमेट की स्ट्रेंथ को देखते हुए वो मान लेता है कि वो कम से कम बी रैंक का तो होगा। उसका विप बैफोमेट की फेस पर स्लैश करता है, लेकिन बॉस की आंखें शॉक में फैल जाती हैं जब वो अचानक अपने सामने एक मॉन्स्ट्रस फिगर देखता है। उसके आसपास सब लाल हो जाता है। एक पल के लिए वो सोचता है कि क्या वो सच में किसी ह्यूमन से लड़ रहा है भी या नहीं। उसके हॉरर के लिए बैफोमेट उसका आर्म स्लाइस कर देता है। उसकी आंखें अपने गिरे हुए लैकी के लिए वेंजेंस से जल रही हैं। ये लीडर के लिए, वो ग्राउल करता है जबकि बॉस एगनी में चीखता है। बिना मर्सी के बैफोमेट उसका दूसरा आर्म काट देता है, और ये साइलेंट वन के लिए। फिर वो चबी वाले के लिए उसका एक लेग काट देता है। आखिरकार वो उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता है, स्ट्राइक करने को उसके लिए जो उसे उसका नाम देता है। बॉय का नाम मिन्नू चा खुलासा होता है जब बैफोमेट एक बार फिर स्ट्राइक करता है, बॉस को ब्रूटली काटते हुए। अब रेज से भरा हुआ वो अपनी तलवार आखिरी ब्लो के लिए उठाता है, हिम्मत करने के लिए कि उसे पिस ऑफ कर दिया। बॉस जोर से कर्स करता है, अपने अटैकर की आइडेंटिटी जानने की डिमांड करता हुआ। बिना एक शब्द या मर्सी के हिंट के बैफोमेट अपनी तलवार फिर उठाता है। ज्यादा सोचे बिना वो बॉस की लाइफ को एंड कर देता है। हालांकि एक अनफेमिलियर हीट उसके अंदर दौड़ रही है, एक ऐसी एंगर जो नाम देने लायक भी नहीं। सिस्टम की वार्निंग उसके माइंड में इको करती है, एक रिमाइंडर कि पावर कभी प्राइस के बिना नहीं आती। उसकी प्राइस डेथ थ्रो के रूप में शेप लेती है जो उसके खिलाफ हो जाती है, उसके बॉडी को बर्जर्क की स्टेट में पुश कर देती है। किल करने की अर्ज रीजन से ज्यादा लाउड हो जाती है, उसके थॉट्स को ट्विस्ट कर देती है फ्लैश की क्रेविंग के फ्रैगमेंट्स में, ब्लड की, किसी भी चीज की जो सांस लेती हो। उसके पीछे मूवमेंट उसका अटेंशन खींचता है। हंटर गर्ल खड़ी होने की स्ट्रगल कर रही है। इंस्टिंक्ट टेक ओवर कर लेता है। तलवार लगभग खुद ब खुद उठ रही है। कहीं गहरे अंदर एक वॉइस सरफेस होती है, कोल्ड और एब्सोल्यूट, उसे उसके पर्पस की रिमाइंडर देती हुई। मेड टू किल, मेड टू डिस्ट्रॉय। एक दूर की आवाज हेज को ब्रेक करती है। कोई अपने सुपीरियर को सर्वाइवर्स के बारे में रिपोर्ट कर रहा है, अनअवेयर कि उसके सामने क्या खड़ा है असल में। फुटस्टेप्स फॉलो होते हैं और लीडर अपीयर होता है, साइलेंस ऑर्डर करते हुए। उसकी गेज बैफोमेट पर पड़ती है, कंफ्यूजन के साथ एक फ्लिकर के। ये वो नहीं है जिसके लिए वो आए थे, फिर भी उस फेस में कुछ अनसेटल करता है उसे, जैसे कोई फॉरगॉटन मेमोरी स्टिर हो रही हो। बैफोमेट के लिए वो सिर्फ और ह्यूमंस को काटने के लिए देख सकता है। वो आगे बढ़ता है, लेकिन उन तक पहुंचने से पहले उसके आसपास की एयर शिफ्ट होती है। कुछ अनसीन उसे ब्रश करता है, एक विस्पर मैडनेस के थ्रू ड्रिफ्ट करती है। दुनिया उसके टच पर फेड हो जाती है, डार्कनेस फॉलो करती है और कॉन्शियसनेस स्लिप अवे हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है जब वो अपने थ्रोन पर बैठा है और उसके मिनियंस उसके नेक्स्ट कमांड के लिए पूछते हैं। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि अर्थ पर सभी ह्यूमंस को किल कर दें। सीन फिर चेंज होता है जब वो अब अपने ह्यूमन फॉर्म में है। उसका बॉडी रैवन से पियर्स्ड हो चुका है, जबकि वो वीक लेटा है और अपना एंड मिट करता है। नेक्स्ट मोमेंट वो स्टार्ट के साथ जागता है। वो आसपास देखता है, स्टार्टल्ड पाकर खुद को माइन की बजाय एक छोटे खाली रूम में। उसे जागते देख लीडर इमीडिएटली उसे एबिसल टावर इंसिडेंट से रिकॉग्नाइज करता है और उसे स्कैमर कहता है। लीडर सोचता है अलाउड कि उन मर्दों को किल करने का उसका रीजन क्या किसी और स्कैम का पार्ट है। ये सुनकर बैफोमेट कंफ्यूज्ड है और मान लेता है कि बॉस जिस हंटर की बात कर रहा है वो वही है जिसे उसने माइन में किल किया। लीडर जारी रखता है, कहते हुए कि उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिग करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला, जैसे वो पहले कभी एग्जिस्ट है ना किया हो। वो पॉइंट आउट करता है कि बैफोमेट तो हंटर रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड भी नहीं है, जो उसे शक दिलाता है कि उसने अटैक के दौरान अपनी पावर्स अवेकन कर ली हैं। अपनी आइडेंटिटी के क्यूरियस बॉस वॉर्न करता है कि उसका फेट उसके जवाब पर डिपेंड करता है। रिस्पॉन्स में बैफोमेट अपना फिस्ट ग्लास वॉल पर स्लैम कर देता है, शेयर फोर्स से क्रैक कर देता है।
एंडलेस क्वेश्चन से अनॉयड होकर वो बॉस को रिमाइंड करता है कि कॉमन मैनर्स डिक्टेट करते हैं कि पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ग्लास के पीछे से बॉस उसे कामली देखता है और फिर पूछता है कि वो सेल के अंदर क्यों है, वंडरिंग कि क्या उसे वो हंटर किल करने का रिग्रेट है जिसकी तलाश वो कर रहे थे। फिर एक मॉकिंग टोन में वो थ्रेटन करता है कि अगर उसने वो हंटर फिर कभी रिवाइव किया तो वो सुनिश्चित करेगा कि उसका बॉडी कभी ना मिले। अपना टोन शिफ्ट करते हुए वो पूछता है कि क्या उसे ऑफिसर के साथ भी वैसा ही करना चाहिए। ये स्टेटमेंट उस मर्द से क्विक लाफ अर्न करता है जो अचानक बैफोमेट के सामने अपीयर होता है और उसे चैलेंज करता है कि कर सके तो किल कर दे। स्टार्टल्ड बैफोमेट उस मर्द को स्टेयर करता है जो ईरिली उसे रेवन की याद दिलाता है। वो उसके टुवर्ड रश करता है लेकिन एक सिंगल स्विफ्ट मोशन में वो मर्द उसे ग्राउंड पर स्लैम कर देता है। उसका नेक पकड़कर मर्द ग्रिन करता है, क्लियरली बैफोमेट के हंटिंग स्किल्स से अम्यूज्ड होकर, और उसके फाइटिंग स्पिरिट की प्रेज करता है। आखिरकार मर्द रिवील करता है कि वो एक सीक्रेट गवर्नमेंट एसोसिएशन का पार्ट है जो क्रिमिनल हंटर्स को ट्रैक और अरेस्ट करने का टास्क है। उन्हें रोग्स कहा जाता है और वो उस हंटर का पीछा कर रहे थे जिसे बैफोमेट ने किल किया, जो एक क्रिमिनल था जिसे ऑन साइट एग्जीक्यूट करना था। बहरहाल वो मर्द स्कैवेंजर बनकर प्रिटेंड कर रहा था, लेकिन लोगों को लूटने की बजाय किल करता था और उनके बॉडी पार्ट्स बेचता था। कुछ वेल्दी ओल्ड फूल्स मानते हैं कि हंटर ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करके वो इमॉर्टैलिटी गेन कर सकते हैं। ऑफिसर एक्नॉलेज करता है कि बैफोमेट ने एक क्रिमिनल को एलिमिनेट किया है, लेकिन पॉइंट आउट करता है कि वो फैक्ट इग्नोर नहीं कर सकते कि उसने 5 और लोगों को भी किल किया। वो सीन को एनालाइज करता है, नोटिंग कि किलिंग साफ तौर पर एक प्रोफेशनल का काम लगते हैं। वो डाउट करता है कि जो अभी अवेकन हुआ हो उसके पास इतनी नर्व होगी मर्सिलेसली किल करने की, जब तक कि उसके पास नेचुरल किलिंग इंस्टिंक्ट ना हो। अपनी एक्सपीरियंस से ऑफिसर कंक्लूड करता है कि बैफोमेट ने पहले काउंटलेस लोगों को किल किया होगा ताकि इतनी एफिशिएंसी डिस्प्ले कर सके। हाउएवर, प्रॉब्लम यह है कि एबिसल टावर इंसिडेंट के अलावा उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो ऑफिसर डिसाइड करता है उसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करने का। मीनवाइल बैफोमेट पसीना बहाने लगता है, वो तो हाल ही में ह्यूमन बना है। ऑफिसर कंक्लूड करता है कि बैफोमेट डेंजरस है। बैफोमेट भी रियलाइज करता है कि अपनी करंट पावर से वो इस ऑफिसर से फाइट नहीं कर सकता। ऑफिसर जारी रखता है कहते हुए कि बैफोमेट नेचर से ही ईविल है और इवेंचुअली क्रिमिनल बन जाएगा, और जब वो ऐसा करेगा तो वो उसके साथ डील करेंगे। लेकिन बैफोमेट के थॉट्स रैवन की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं। वो मान लेता है कि रैवन ह्यूमन पैदा हुआ था और उसके पास अपना ह्यूमन बॉडी स्ट्रेंथन करने का काफी टाइम था। यही वजह है कि वो उसे डिफीट कर सका। उसी पल ऑफिसर बैफोमेट का फेट डिसाइड करता है। उन्हें उसे एलिमिनेट करना होगा इससे पहले कि वो क्रिमिनल बने। सेंट्रल एजेंसी फॉर हंटर अफेयर्स में कांस्टेंट हसल और बसल है। रिसेप्शनिस्ट उससे फाइनली पूछती हमारा है बॉय कि वो एक यहाँ डेस्क क्यों पर आया बैठा है। है। सीन फ्लैशबैक में जाता है जब वो ऑफिसर बस उसे टीज कर रहा था, कह रहा था कि वे किसी को भी बस यूं ही मार नहीं सकते। वैसे भी ऑफिसर ने कबूल किया कि उसे वो पसंद आ गया है, कहते हुए कि उन्हें जैकपॉट मिल गया है, एक आदमी जिसके अंदर नेचुरल किलिंग इंस्टिंक्ट है और किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की इंस्टिंक्ट। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उसे यूज करेंगे। ऑफिसर ने उसे रोग एसोसिएशन में जगह ऑफर की जहां वो अपनी किलिंग इंस्टिंक्ट को प्रॉपर यूज में ला सकता है। अब प्रेजेंट में वो हंटर के तौर पर रजिस्टर करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट उसकी आईडी और हंटर एप्टीट्यूड रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद रजिस्ट्रेशन की तैयारी करती है, जो पहले से ही उस रोग ऑफिसर द्वारा सिस्टम में प्रोग्राम कर दिए गए हैं। उसके एप्टीट्यूड रिजल्ट्स के लिए उसे एक दूसरी एजेंसी से एडिशनल सपोर्ट मिलता है। सब कुछ कंफर्म करने के बाद रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि उसे एक कोड नेम चाहिए जो उसके प्रोफेशनल हंटर आइडेंटिटी के तौर पर यूज होगा। उसे याद आता है कि ऑफिसर ने कहा था कि हंटर्स अलग नाम यूज करते हैं ताकि सिविलियंस से खुद को अलग रख सकें, इसलिए उसे एक चुनना होगा। रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि वो कौन सा कोड नेम चाहता है या रिकमेंडेशन चाहिए। ऑफिसर ने पहले ही उसे उस स्कैमिंग इंसिडेंट के बारे में वार्न किया था जो उसके ऊपर अटेंशन लाया था, याद दिलाते हुए कि उसका नया वर्क सीक्रेसी डिमांड करता है, इसलिए सोच समझकर चुनना। उस ख्याल पर वो मुस्कुराता है, सोचते हुए कि ऑफिसर को ये चांस देने का पछतावा होगा क्योंकि वो सभी से ज्यादा स्ट्रांग बनने का डिटरमिन्ड है। उसी मोमेंट में वो अपना नाम बैफोमेट रखता है क्योंकि वो चाहता है कि उस नाम को सुनकर सब कांपे। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा लड़का एक मॉन्स्टर को नंगे हाथों से मार रहा है। वो एक वुल्फ को किक मारता है जो पीछे से अटैक करने की कोशिश कर रहा था और उसे इतनी जोर से ग्राउंड पर स्लैम करता है कि वो इंस्टेंटली मर जाता है। बाकी वुल्व्स इस साइड से डरकर अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं, लेकिन उनमें से एक अचानक वेयर वुल्फ में इवॉल्व हो जाता है, अपने पैरों को वायलेंट फोर्स से स्टॉर्म करता हुआ।
वो उस पर पाउंस करने वाला होता है, तभी बैफोमेट उसे अचानक रोक देता है, अपना हाथ उठाता है और कुछ समन करने की कोशिश करता है। जब समन नहीं आता तो वो वेयरवुल्फ को इतना हार्ड पंच मारता है कि वो स्पॉट पर ही ब्लड करने लगता है। मिशन खत्म करने के बाद वो पोर्टल से बाहर निकलता है, सोचते हुए कि उसकी पावर्स अभी तक फुली अवेकन क्यों नहीं हुई। वो अपना सिस्टम चेक करता है और देखता है कि इसके लिए उसे ह्यूमैनिटी के लिए रेज फील करना पड़ेगा। वो गेस करता है कि उसे ये पावर इसलिए मिली क्योंकि वो उस क्रिमिनल हंटर को मारना चाहता था। फिर भी वो इस सिस्टम को लेकर कंफ्यूज्ड फील करता है, जो उसे क्वेस्ट्स फोर्स करता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे टावर में करता था। वो फिलहाल इस टॉपिक को स्लाइड करने का फैसला करता है, क्योंकि पहले उसे अपना नेक्स्ट मूव फिगर आउट करना है। एक दरवाजे पर नॉक करते हुए वो फिर अपनी पावर्स के बारे में सोचता है, कैसे वो उन्हें बार बार लूज करता रहता है लेकिन हमेशा रीगेन कर लेता है। वो जीरो से स्टार्ट करने का आदी है। उसी मोमेंट में कोई पीछे से आकर पूछता है कि क्या वो बैफोमेट है। उसकी डार्क पावर सेंस करके वो लगभग फ्रीक आउट कर जाता है, लेकिन वो शख्स निकलता है वो ऑफिसर मिस्टर मा। ऑफिसर उसे डांटता है कि अबिसल टावर बॉस का नाम अपने कोड नेम के तौर पर यूज करने के लिए और अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाता है। वो उसे टीम लीडर का मैसेज दिखाता है और याद दिलाता है कि उसने वॉर्न किया था अटेंशन न ड्रॉ करने के लिए। वो मान लेता है कि बैफोमेट ये स्कैमर कहलाने की फ्रस्ट्रेशन से कर रहा है, लेकिन इस स्टंट की वजह से उसकी हंटर के तौर पर रेपुटेशन पहले से ही रुइन हो चुकी है। बात को और खराब बनाने के लिए अबिसल टावर में इन्वेस्टिगेशंस कंक्लूड हो चुकी हैं कि रेवन ही वो था जिसने टावर के फाइनल बॉस को मारा था। ये सुनते ही बैफोमेट का अटेंशन इमीडिएटली कैच हो जाता है। ऑफिसर आगे एक्सप्लेन करता है कि रेवन कोरिया के सबसे ग्रेटेस्ट हंटर्स में से एक था, जिसने उस मिशन के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। फिर वो बैफोमेट से पूछता है कि इस मेस को डील करने का प्लान क्या है। बैफोमेट हालांकि नॉनशलांट रहता है। वो एग शेल्स पर चलने का इंटेंशन नहीं है, क्योंकि वो एक्यूजेशंस का इतना आदी हो चुका है कि स्कैंडल्स की केयर नहीं करता। वो बस इतना चाहता है कि इतना स्ट्रांग बने कि सब कुछ चुप करा दे। ऑफिसर उसे वॉर्न करता है कि अगर वो कॉन्सिक्वेंसेस हैंडल कर सकता है तो ठीक। कोई चॉइस न होने पर ऑफिसर उसे जेजू आइलैंड आने का ऑर्डर देता है रिपरकशंस फेस करने के लिए। बैफोमेट जेजू आइलैंड पहुंचता है और रियल लाइफ में समुद्र देखकर अमेज्ड हो जाता है, क्योंकि पहले सिर्फ फोन पर ही देखा था। उसका गाइड तेयोंग कहता है कि वो टैक्सी बुलाएगा क्योंकि मीटिंग से पहले कुछ घंटे बाकी हैं। एक्साइटेड बैफोमेट पानी की तरफ भागता है, जिससे तेयोंग अनॉय हो जाता है, जो याद करता है कि उसके सुपीरियर्स ने ऑर्डर दिया था बैफोमेट को स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस में रखने का। उन्हें लगता है नॉर्मल पीपल उनकी लाइन ऑफ वर्क हैंडल नहीं कर सकते और बैफोमेट मैनिपुलेट होने के लिए परफेक्ट है, और अगर कभी ट्रबल करे तो वे डील कर लेंगे। बैफोमेट फिर एक फॉरेनर को ब्लू आइज के साथ देखकर फैसिनेट हो जाता है, सोचते हुए कि शायद वो उन अलग रेसेस में से एक होगा जिनके बारे में फोन पर पढ़ा था। एम्बैरेस्ड तेयोंग उसे खींच कर ले जाता है। वे जल्द ही हार्टन पहुंचते हैं, जो न्यू हंटर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर है। बैफोमेट सरप्राइज्ड है कि हंटर्स को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और वे सिर्फ मॉन्स्टर फाइटर्स नहीं होते। तेयोंग एक्सप्लेन करता है कि गवर्नमेंट इतने सारे हंटर्स को रेगुलेशंस के थ्रू मैनेज करती है। वो बैफोमेट को नई आईडी, सप्लाईज और एक स्मार्टफोन देता है, जिससे बैफोमेट जेन्युइनली हैप्पी हो जाता है। उसका ऑफिशियल ह्यूमन नेम अब मिनू चा है, जो उसके एक लैकी ने लिया था। बैफोमेट को शक होता है कि तेयोंग उस पर स्पाइंग कर रहा है, और तेयोंग ओपनली एडमिट करता है, कहते हुए कि बैफोमेट जल्द ही समझ जाएगा क्यों। अंदर ओरिएंटेशन सेरेमनी में बैफोमेट बोर हो रहा होता है, तभी पता चलता है कि इसे लीड कर रहा डायरेक्टर वही पुराना ऑफिसर है, जो खुद को मिस्टर मा इंट्रोड्यूस करता है। सेरेमनी के बाद बैफोमेट उससे रोक्स के कनेक्शन के बारे में पूछता है। मिस्टर मा उसे आवाज धीमे करने को कहता है और एक्सप्लेन करता है कि उसकी ऑफिशियल पोजीशन सेंट्रल एजेंसी फॉर हंटर अफेयर्स के साथ है। जब बैफोमेट उसे पीपल को ट्रिक करने का इल्जाम लगाता है, मिस्टर मा उसे मॉक करता है, याद दिलाते हुए कि वो पहले से ही कॉन मैन के तौर पर इनफेमस है। उनके आसपास क्राउड विस्पर कर रहा होता है, बैफोमेट को स्कैमर कह रहा होता है और उसके कोड नेम का मजाक उड़ा रहा होता है। डायरेक्टर उसे एडवाइस देता है कि पब्लिक में उसके साथ एसोसिएट ना हो, वरना उसकी खुद की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। उसी मोमेंट में एक सबॉर्डिनेट मिस्टर मा को बुलाता है और वो हैप्पीली चला जाता है। मिस्टर मा अपनी डेस्क पर बैठता है और उसका सबॉर्डिनेट पूछता है कि बैफोमेट क्या चाहता था। मिस्टर मा इजीली लाई करता है, कहते हुए कि बैफोमेट ने सिर्फ शेड्यूल के बारे में पूछा था। एक स्टाफ मेंबर कंप्लेन करता है कि गवर्नमेंट को बैफोमेट जैसे किसी को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। एक और उसे डिस्गस्टिंग कहता है टावर के फाइनल बॉस का नाम कोड नेम के तौर पर यूज करने के लिए। मिस्टर मा उन्हें याद दिलाता है कि सिविल सर्वेंट्स होने के नाते किसी के बारे में बुरा न बोलें, और वे सॉरी कहते हैं।
इंटरनली वो प्लीज्ड है कि जितना ज़्यादा पीपल बैफोमेट को ट्रैश करेंगे उतना ही बैफोमेट उसकी रेपुटेशन प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रेटफुल फील करेगा। वो अपने लड़के को खुद पर मुस्कुराते देखता है और मान लेता है कि लड़का बस एक सिंपल माइंडेड ब्रूट है जो उसके प्लान्स के लिए परफेक्टली सूट करता है। लेकिन तभी एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। एक ग्रुप ए क्लास हंटर्स गोल्डन आईडीज पहने एंटर करता है। हॉल इमीडिएटली एडमिरेशन की विस्पर्स से भर जाता है। कोई पॉइंट आउट करता है कि ए क्लास ट्रेनिंग तो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली थी, और दूसरा एक्सप्लेन करता है कि शेड्यूल्स अक्सर शिफ्ट होते रहते हैं और शायद बस मिक्सअप है। लेकिन मिस्टर मा इस अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी से डिलाइटेड है। उसे पता है कि एलीट हंटर्स की प्रेजेंस न्यू कमर्स पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालेगी, सिवाय हमारे लड़के के अलावा ऑफ कोर्स। बैफोमेट तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, उसके सामने बुफे ऑफ फूड को वंडर से घूरते हुए, जो फूड वो सिर्फ फोन पर ही देखा करता था। टावर में रहते हुए उसे ऐसी क्रेविंग्स कभी नहीं हुई और ह्यूमन बनने के बाद ज्यादातर सूप या इंस्टेंट नूडल्स पर सर्वाइव किया। ये उसकी पहली बार प्रॉपर मील है। वो ट्राई करता है याद करना कि पीपल खाने से पहले क्या कहते हैं, और फाइनली याद आता है कि फूड के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक जब वो डिग इन करने वाला होता है तभी उन एलीट हंटर्स में से एक उसके सिर पर पानी डाल देता है, ताने मारते हुए कि फेमस बैफोमेट बन उसका गया है। मजाक उड़ाता है हंटर। कि वो कितना साधारण लगता है, निराशा जताते हुए। वो आदमी खुद को लियोन बताता है, जबकि उसका दोस्त उसे रोकता है कि थोड़ा संयम रखो क्योंकि सब देख रहे हैं। लियोन को कोई पछतावा नहीं, लेकिन उसके साथी को है। वो हमारे लड़के से माफी मांगता है और जोड़ता है कि बैफोमेट का नाम ही दोषी है, जो टावर के फाइनल बॉस की पहचान अपना ली, क्योंकि उस बॉस ने उनके कई साथी हंटर्स को मार डाला था। नाम ही उकसाने वाला है, और वो सलाह देता है कि बैफोमेट को अपना कोड नेम बदल लेना चाहिए। हमारा लड़का सुनता नहीं। वो अपना खाना लियोन के सिर पर उछाल देता है, जिससे सबकी सामूहिक सांसें थम जाती हैं। मिस्टर मा साफ तौर पर गुस्से में दिखते हैं। लियोन उसे उसकी हिम्मत के लिए जोर जोर से गालियां देता है। बैफोमेट पूछता है कि नाम पर इतना बवाल क्यों, क्या वो नाम बोलकर उस मॉन्स्टर को जिंदा कर देगा? लियोन ये सुनकर हिल जाता है। बैफोमेट काउंटर करता है कि अगर उन्हें अपने दोस्तों की इतनी फिक्र थी तो फाइनल बॉस को पहले हरा देते, वरना उनकी शिकायतें कमजोरी जैसी लगती हैं। लियोन के एक दोस्त उसकी लॉजिक की बेतुकी पर हंसता है। बैफोमेट लियोन को और उकसाता है, उसे कमजोर कहकर चैलेंज करता है। उकसाकर लियोन हमारे लड़के पर झपट पड़ता है। उसकी फिजिकल क्षमताएं एक्टिव बफ स्किल से बढ़ी हुई हैं, और वो गुस्से में है कि बैफोमेट ने रेवन को मार डाला। लियोन याद करता है कैसे रेवन ने उसे प्रोत्साहित किया और ए फ्लैग एवैल्यूएशन पास करने में भरोसा जताया। वो मुक्का मारने को झपट्टा भरता है, जबकि हमारा लड़का सोचता है कि ब्लॉक करे या डॉज। दोनों को लगता है कि भिड़ंत खून खराबे से खत्म होगी। लड़ाई किसी और के बीच आने से रुक जाती है, जो उन्हें याद दिलाता है कि यहाँ लड़ना नियमों के खिलाफ है। सब नए आगंतुक के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है, जो हमारे लड़के को भी जाना पहचाना लगता है। वो शख्स खुद को रेवन का छोटा भाई बताता है। रेवन के भाई को लेकर काफी बुदबुदाहट होती है। हमारा लड़का भी इस खुलासे से चौंक जाता है। पता चलता है कि तीसरा लड़का ग्रिफिन अब तक का सबसे छोटा हंटर है जो किसी क्लास तक पहुंचा है। लियोन का साथी उसे तुरंत अभिवादन करता है, हैरान कि वो इस क्वार्टर की ट्रेनिंग सेशन में आया। लियोन लेकिन लड़ने पर अड़ा रहता है और ग्रिफिन से पूछता है कि वो कैसे हिम्मत करता है नियमों की नसीहत देने की। बैफोमेट की हिम्मत देखने के बाद ग्रिफिन लेकिन हमारे लड़के से सहमत होता है, कहता है कि उनकी अपनी कमजोरी ही थी जिससे बैफोमेट के हाथों उनकी मौत हुई। तभी मिस्टर मा बीच में आते हैं, उन्हें शांत करने को कहते हैं। चूंकि सब देख रहे हैं, लियोन के आरोप जल्दी डायरेक्टर पर शिफ्ट हो जाते हैं। पूछते हैं कि वो कैसे किसी बैफोमेट जैसे को इंटेलिजेंस एजेंसी के अंडर हंटर अप्रूव कर सकते हैं। लियोन का दोस्त सिसकते हैं, समझ जाते हैं कि वो रुकने को तैयार नहीं। मिस्टर मा माफी मांगते हैं कि बैफोमेट को पहले बैन नहीं किया। फिर हमारे लड़के की ओर मुड़ते हैं, कहते हैं कि उसके साथ 2 बातें करनी है। बैफोमेट विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर मा का तीखा फुसफुसाहट से मामला बंद करने का आदेश उसे चुप करा देता है। जैसे ही वो अलग जाता है, ग्रिफिन चुपचाप उसे जाते देखता है। बाद में ओरिएंटेशन सेशन शुरू होता है। उनका होस्ट यू जोंग हान हंटर सिस्टम पर सेमिनार लीड करती है। वो बताती है कि जब कोई व्यक्ति जागृत होता है तो नीला सिस्टम विंडो कैसे दिखता है, और जो इससे अनजान है वो अपना सिस्टम इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा डेवलप किए प्रोग्राम से कैसे लिंक कर सकते हैं। बैफोमेट को रेस्टरूम में मिस्टर मा से पहले की बात याद आती है। मिस्टर मा ने शिकायत की थी कि बैफोमेट जैसे को रिक्रूट करने के लिए वो बेवकूफ़ होंगे, और कहा था कि अपनी बेवकूफ़ी के लिए उन्हें मार दो। मेटाफर को लिटरल लेते हुए बैफोमेट सच में उन्हें मुक्का मारने को तैयार हो गया। मिस्टर मा फ्रस्ट्रेशन में बड़बड़ाए कि वो कितने शेमलेस हैं जो सब कुछ लिटरल लेते हैं, जबकि बैफोमेट ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि दूसरे अपमान करे तो चुप क्यों रहते हैं।
मिस्टर मा ने समझाया कि वो इंतजार करेंगे जब तक बैफोमेट मजबूत न बन जाए। उनका अपना एम्बिशन है इतनी पावर हासिल करना कि सब कुछ चुप करा दें, और जब तक बैफोमेट अपना गोल ना पहुंच जाए उसे सिर झुकाए रखना चाहिए। मिस्टर मा ने चेतावनी दी कि वो अभी इतने स्ट्रांग नहीं कि ए रैंक हंटर को भी ना हरा सके, भले उनकी स्ट्रेंथ 100 गुना बढ़ जाए, तो अभी ट्रबल अवॉइड करो। कहीं और लड़कों का ग्रुप बैफोमेट को कॉन मैन कहते पोस्ट को देखता है। वो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसका नाम ही उनके ट्रेनिंग का माहौल खराब कर देता है। उनकी गॉसिप अचानक रुक जाती है जब बैफोमेट वेंडिंग मशीन पर मुक्का ठोक देता है। शिकायत करता है कि ये उसके पैसे खा गई और पैसे वापस पाने को उसे मुक्का मारेंगे। उसके अनजाने में निकलते किलिंग इंटेंट से डरकर लड़के जल्दी बहाना बनाते हैं कि वो फ्रेंडली ए क्लास मैच देखने जा रहे हैं। बैफोमेट उनके डर से अनजान बड़बड़ाता है कि उसने तो कोई सीन भी नहीं किया, फिर भी लोग उसे थ्रेट की तरह ट्रीट करते हैं। अचानक वेंडिंग मशीन से कोल्ड ड्रिंक निकल आती है, भले उसने पैसे डाले ही ना हो। वो उसे लेता है और खुद फ्रेंडली मैच देखने चला जाता है। जब वो पहुंचता है, पहला राउंड खत्म हो चुका होता है। लियोन फिर जीत गया। उसका ओपोनेंट मानता है कि लियोन के खिलाफ उसे मुश्किल हुई, लेकिन उससे कुछ नई टेक्निक सीखी। लियोन बदले में उसे एनकरेज करता है। रेफरी लियोन को उसकी 8वीं लगातार मैच की विक्ट्री घोषित करता है और पूछता है कि क्या कोई और चैलेंज करना चाहता है। लियोन ग्रिफिन को बुलाता है मैच के लिए। ग्रिफिन सहमत होता है और नियम बताता है। जो पहले ओपोनेंट के आर्म पर बंधे नीले बैंड को छीन ले वो जीतेगा। स्क्रिमेज होने से कोई एक्टिव या पैसिव स्किल यूज नहीं करना, और अगर डेंजर सेंस हुआ तो मैच तुरंत रोक देंगे। तभी मिस्टर मा भी देखने पहुंच जाते हैं। उनका जूनियर कमेंट करता है कि कितने स्पेक्टेटर्स इकट्ठे हो गए हैं, और मिस्टर मा सहमत होते हैं। कहते हैं कि न्यू हंटर्स के लिए अच्छा लेसन होगा, जबकि उनकी नज़रें हमारे लड़के पर भटक रही हैं। पास में लड़कियों का ग्रुप चैट करता है कि ग्रिफिन कितना हैंडसम है, पहले से ही उसका नंबर मांगने का प्लान बना रही है। जब एक पूछती है मिस्टर मा से ग्रिफिन की उम्र, वो बताते हैं कि ग्रिफिन ने अभी मिडिल स्कूल का दूसरा साल शुरू किया है। लड़कियां पूरी तरह स्तब्ध रह जाती हैं। इस बीच लियोन और ग्रिफिन हैंड टू हैंड फियर्स मैच में लगे हुए हैं, क्योंकि लियोन टेस्ट कर रहा है कि उसका राइवल कितना इंप्रूव हुआ है। ग्रिफिन उसे किक मारता है, लियोन स्विंग करता है और मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन ग्रिफिन झुककर स्विफ्टली डॉज कर देता है। दोनों एक दूसरे का नीला कपड़ा छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार बचाते और प्रोटेक्ट करते हैं। जब लियोन फिर ट्राई करता है, ग्रिफिन उसके आर्म को पकड़कर पीछे धकेल देता है। नोट करता है उसके मूवमेंट्स में आक्रामकता। लियोन को ओपनिंग दिखती है और वो ग्रिफिन के नीले कपड़े की ओर लपकता है, लेकिन छू भी पाए इससे पहले ग्रिफिन गायब हो जाता है और उसके पीछे फिर से प्रकट होता है। लियोन काउंटर करने को तैयार होता है, लेकिन देर हो चुकी। ग्रिफिन ने पहले ही लियोन का नीला कपड़ा छीन लिया। भीड़ परिणाम पर सांसें थाम लेती है, हैरान कि लियोन जैसे को भी वो हरा ना सके। वो बुदबुदाते हैं कि ग्रिफिन कितना तेज चलता है, ब्लर जैसा लगता है। कई उसकी स्किल की तारीफ करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि वो एस क्लास हंटर बनने की राह पर है। लियोन उसके चालाकी ट्रिक पर कमेंट करता है, कहता है ग्रिफिन ने जानबूझकर ओपनिंग छोड़ी सिर्फ खुद के लिए क्रिएट करने को। जोड़ता है कि रेवन को उस पर गर्व होता। उसे इग्नोर करते हुए ग्रिफिन घोषणा करता है कि वो अपना नेक्स्ट चैलेंजर चुनना चाहता है। अनाउंसर तुरंत सहमत होता है, लेकिन उसकी सेंटेंस बीच में कट जाती है जब ग्रिफिन बैफोमेट को अपना नेक्स्ट ओपोनेंट नाम करता है। भीड़ में बुदबुदाहट फैल जाती है। अनाउंसर भी ग्रिफिन को याद दिलाता है कि बैफोमेट ए क्लास हंटर नहीं, वो तो बस रुकी है। अनाउंसर कहता है कि मैच वन साइडेड होगा, लेकिन मिस्टर मा आगे बढ़ने को कहते हैं। व्याख्या करते हैं कि ये वेटरन्स और न्यू हंटर्स के बीच स्ट्रेंथ गैप मापने में डेटा कलेक्ट करने में मदद करेगा और रुकीज के लिए लेसन भी बनेगा। मैच को फेयर बनाने को वो ग्रिफिन को थोड़ा हैंडीकैप देते हैं। अब बैफोमेट अरीना में खड़ा है, याद करता है कैसे मिस्टर मा ने कभी सलाह दी थी सिर झुकाए रखने की। फिर भी डायरेक्टर साफ चाहते हैं कि ग्रिफिन उसे सबक सिखाए। बैफोमेट अपने ओपोनेंट को ध्यान से स्टडी करता है। उसे पता है कि अपनी करंट पावर से ग्रिफिन को नहीं हरा सकता, वो बस इतना ही कर सकता है कि उसे जाने दे।